वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो सेकंड पार्ट है चैप्टर 8 यानी सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर का। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से 5 रूप जो सूचकांक है वो आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। CPI उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको CPI के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दूसरा है थोक कीमत सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI। और तीसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये IIP। और चौथा है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। और पांचवा है संवेदी सूचकांक यानी सेंसिटिव इंडेक्स। इन दोनों को मिला के सेंसेक्स यानी कि सेंसेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 के 5 आज की वीडियो में आप समझेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, इनकी बारीकियों से वाकिफ होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे आपके फादर हैं वो आपको बताते होंगे कि किस तरह से जब उन्होंने जॉब शुरू की तो कितने रुपए में उन्हें कितना सामान मिलता था। मान लीजिए कि 100 रुपीज़ में उनको 1 किलो घी मिल जाता था, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। तो 1 किलो घी मिल जाता था, यानी कि वो 100 रुपीज़ 1 किलो घी के लिए 100 रुपीज़ का वो व्यय करते थे। व्यय कितना करते थे? ₹100 का। अब क्या है, वो मान लो कि 1975 से तुलना कर रहे हैं और अब आ गया है 2020। तो अब वो कितना खरीद सकते हैं इस 100 रुपए में? क्या वह 1 केजी घी खरीद सकते हैं? कभी नहीं। अब तो घी का दाम 700 से 800 रुपए केजी हो गया है, देसी घी का दाम। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी ये जो क्रय शक्ति है वो क्या हो गई? डाउन हो गई। यहाँ पे हमने क्या देखी? क्रय शक्ति। यहाँ क्रय शक्ति उनकी डाउन हो गई, कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो यहाँ पर जो 1 किलो घी के लिए ये 100 रुपए देते थे, अब वो 700 या 800 रुपए देते हैं, है ना। तो ये क्या है? उपभोक्ता है, आपके फादर उपभोक्ता है या आप उपभोक्ता हैं। अब इनकी क्रय शक्ति किस तरह से चेंज हो रही है, तो ये हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत बनाते हैं और देखते हैं कि क्रय शक्ति कैसे एक उपभोक्ता की चेंज हुई है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को एक और नाम कहते हैं फुटकर मूल्य सूचकांक या जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स नंबर, इनका जो घी वो 1 केजी पा जाते थे, यानी कि उनका जो स्तर था, जीवन निर्वाह का स्तर था, उसका कॉस्ट बहुत कम था, उसकी लागत बहुत कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। यह जीवन यापन सूचकांक, इसको ये भी कहा जाता है। तो ये सूचकांक क्या करता है? मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी ये जो सूचकांक है केवल मूल्य स्तर में परिवर्तनों को ये मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI हमें यह बताता है कि किसी एक वर्ग विशेष के उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए आधार वर्ष में किए गए भुगतान की तुलना में किसी अन्य निश्चित समय बिंदु पर वस्तु व सेवाओं की उसी मात्रा के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उपयोगिता क्या है? तो पहली तो उपयोगिता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति। भाई, आपके पास जो मुद्रा है उसमें आप कितना माल खरीद सकते हैं, यानी क्रय शक्ति का माप करना। इसमें एक सूत्र भी लगता है, वो मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर होता है 1/CPI, ये होता है सूत्र के अनुसार। ठीक है। दूसरा है वास्तविक मजदूरी ज्ञात करना। इसका उपयोग हम वास्तविक मजदूरी, अब वास्तविक मजदूरी क्या होती है? एक होती है मौद्रिक मजदूरी
और एक होती है वास्तविक मजदूरी। जैसे मौद्रिक मजदूरी है कि मान लीजिए पिछले साल वो पा रहा था एक दिन की मजदूरी, अगर कोई 300 पा रहा है, इस साल वो 500 पा रहा है, तो मौद्रिक मजदूरी तो यहाँ 200 बढ़ी। लेकिन वास्तविक मजदूरी यानी महंगाई भी अगर बढ़ रही है तो वो 200 जो है वो 300 के वो 500 के बराबर हो जाएंगे। अगर कोई 300 पिछले साल पा रहा है, इस साल वही दैनिक मजदूरी 500 पा रहा है, तो ऐसे तो मौद्रिक लग रहा है बढ़ रहा है, लेकिन 300 से ये 500 हुआ, हमें क्या लग रहा है बढ़ रहा है। लेकिन महंगाई भी अगर इसी तरह से 300 से 500 के दर पे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वास्तविक रूप से मजदूरी नहीं बढ़ेगी। तो वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के लिए ये ज्ञात करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ हम क्रय शक्ति ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। महंगाई को भी देखेंगे, वस्तुओं के मूल्य को भी देखेंगे कि वो बढ़ रही है क्या। तो वास्तविक मजदूरी बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं मौद्रिक मजदूरी, यानी कि 200 जैसे बढ़ा तो मौद्रिक मजदूरी बटे CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये करते हैं और गुणे 100 कर देते हैं और वास्तविक मजदूरी हमारी निकल आती है, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है? महंगाई भत्ता या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में होता है। जैसे कि सरकार जो महंगाई भत्ता निर्धारित करती है वेतन भोगियों का, ये महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी, यानी कि एक मिनिमम मजदूरी जो है वो मिलनी ही चाहिए मजदूरों को। ये सब कैसे करती है? जब यहाँ देखती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा घट गया है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये सूचकांक जो है कंज्यूमर की जो प्राइस क्रय शक्ति है वो बिल्कुल ही घट गई है, तो वो एक फिक्सेशन करती है महंगाई भत्ते की और न्यूनतम मजदूरी की, तो इसमें ये यूज़ करती है CPI का। फिर उसके बाद और इसकी उपयोगिता क्या है? मूल्य नियंत्रण में, मूल्य नियंत्रण में भी इसकी उपयोगिता, और राशनिंग में। राशनिंग यानी कि सरकार कुछ चीज़ों का कोटा निर्धारित कर देती है, तो ये इसकी उपयोगिताओं में गिना जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करती है, वास्तविक मजदूरी को मापती है, महंगाई भत्ता न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने में सहायक है ये CPI, और मूल्य नियंत्रण या राशनिंग में सहायक है। मूल्य नियंत्रण यानी कि अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर उसके नियंत्रण में ये सहायक होता है, और राशनिंग में भी सहायक होता है। भाई इसी से तो हम जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है कंज्यूमर के साथ, ठीक। तो इसकी उपयोगिता के रूप में ये 4 पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। भारत में बड़ी बड़ी एजेंसियां और भारत सरकार स्वयं भी उपभोक्ता कीमत सूचकांक की रचना करती है, और ये जो CPI है वो कई तरह के, कई क्षेत्रों के श्रमिकों, कई तरह के सारे मतलब पैरामीटर्स पे वो करती है इसका निर्धारण। जैसे कि एक महत्वपूर्ण है औद्योगिक श्रमिकों के लिए। औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या है? आधार वर्ष 2001 को 100 के बराबर माना गया, यानी कि ये आधार वर्ष माना गया है। और यहाँ पे अगर 217 की बात करें तो 278 था, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 178 ज़्यादा, ये 100 है तो यहाँ हम कह सकते हैं 178% जो है, 178% जो है वो यहाँ पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। अब कृषि श्रमिकों के लिए भी इसी तरह से निर्धारित किया गया है। कृषि श्रमिकों के लिए 1986-87 को 100 माना गया है, यानी आधार वर्ष माना गया है, और 2017 में इसका मूल्य कितना था? 872 था, ठीक। उसके बाद इसी तरह से ग्रामीण श्रमिकों के लिए, ग्रामीण रूप से जो मजदूर होते हैं, जो भूमिहार होते हैं, उनके लिए, जो भूमिहीन होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या किया गया है? 1986-87 को 100 माना गया है बेस ईयर, और 2017 में इनका मूल्य जो था वो 878 था। अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक, ये भी एक सूचकांक है। अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचकांक में 2012 को बेस ईयर मान लिया है 100 के बराबर, और मई में यहाँ पे आंकड़े जो दिए हैं आपकी किताब में, मई 2017 में इसका मूल्य 133.3 था, ठीक। और फिर और एक है अखिल भारतीय शहरी उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अखिल भारतीय
ये तो ग्रामीण था। शहरी, शहरी उपभोक्ता सूचकांक, ये क्या था? 2012 को इसको भी 100 माना गया है, 2012 को बेस ईयर मान लिया गया है, और मई 2017 में इसका जो मूल्य था 129.3 था। ओके, उसके बाद एक और है अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ठीक, ये भी एक निकाला गया है। 2012 को ही इसको बेस ईयर माना गया है और मई 2017 में इसका 131.4 था। तो राज्य स्तर पे भी कई सूचकांक बनते हैं। भाई देखिए, एक सीधी सी बात है, सूचकांक का मतलब क्या है? तो जो सूचना दे रहा है आपको, जो सूचक है, किस चीज का सूचक है? आप औद्योगिक श्रमिकों के जो जीवन निर्वाह का सूचक आप दिखा रहे हो, कृषि श्रमिकों की कितनी वृद्धि हुई, किस स्तर पे है वह, उनके निर्वाह का क्या स्तर है, इसकी सूचना दे रहा है ये इंडेक्स। और ग्रामीण श्रमिक का अखिल भारतीय ग्रामीण उपभोक्ता सूचक है, भारतीय शहरी उपभोक्ता, मतलब शहर के, गांव के और संयुक्त रूप में जितने उपभोक्ता हैं। तो ये सारे सूचक जो है ना, ये जो सारे सूचक हैं, वो आधार वर्ष से उनकी प्रगति हुई, या तो फिर वो प्रगति किए या तो वो फिर उल्टा किए, यानी कि वो या तो फिर उनका डेवलपमेंट हुआ या फिर उनका डिमोशन हुआ। तो ये दो चीजें किस तरह से हो रही हैं, इसको ज्ञात करने के लिए सरकारें इस तरह से सूचकों का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को यूज करती है इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में, कि भाई इनकी प्रगति कितनी हुई। राज्य सरकार भी अलग अलग सूचकांकों को बनवाती रहती है और इन सूचकांकों से वो पता करती है कि भाई यहाँ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है और कितनी जरूरत है। तो इसलिए हम ये सारे तरह के सूचकांक, प्लस एक बात और है कि इस तरह से ये जो सूचकांक मैंने बताया, ये बहुविकल्पी में आपके आ सकता है। तो इसको बहुत ही कायदे से अपनी बुक में भी पढ़ लें और जो मैंने बताया उसको समझ लें। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये जो सूचकांक है उनको बनाने की रीतियां क्या होंगी? तो भाई रीतियां महत्व और उनके जो नीड्स है उसके हिसाब से अलग अलग है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को नहीं जाना है। तो यहाँ पर केवल हम लोग एक ये कर सकते हैं कि देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये सूचकांक यूज़ किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और सरकार देखती है कि किस तरह से हमारी प्रगति हुई है या नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया है उसने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। 2012 को इसका बेस ईयर बना दिया गया है और उसके बाद जो अब के ईयर है, अब के जो साल है, जैसे 17 में हमने पाया 131.4। तो इस तरह से ये यहाँ पर इसका जो सूचकांक है वो निर्मित होता जा रहा है। और इसमें भार भी दिया गया है श्रृंखला के लिए, जैसे कि भारांकन, चित्रों के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, और ये सारी चीजें इसमें की गई, समंकों का प्रयोग किया गया है। तो अखिल भारतीय संयुक्त उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है, जिसका बेस ईयर हमने 2012 माना है 100 के बराबर, 2017 में हमने अभी बताया कि 131.4। तो इसमें जो मुख्य भार है वो इन वस्तुओं के दिए गए हैं और प्रतिशत के रूप में ये भार दिए गया है। अब आपको खुद चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा किस पे ज़्यादा भार दिया गया है। खाद्य और पेय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको 45.86 का भार दिया गया है। तंबाकू मादक पदार्थ के लिए 2.38 का भार दिया गया है। कपड़े जूते 6.53 का है। आवास जो है वो 10.07 का, आवास भी जरूरी है, ईंधन प्रकाश भी जरूरी है, जिसको 6.84 का। और विविध में जो भी नीड्स, जो भी फंडामेंटल वस्तुएं होती हैं वो चीजें दी हैं इसमें। विविध में इसमें 28.32 है और सामान्य जो है वो 100 है। और यहाँ पे जब हम इस तरीके से बांट लेते हैं ना, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सी कीमत बढ़ रही है और महंगाई में योगदान दे रही है, महंगा कर रही है हर चीज को। तो यहाँ पे अलग अलग इनकी महंगाई और ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। भार के रूप में हमने दे दिया। उसके बाद फिर ये किस तरह से सूचकांक इनका बनता है, सूचकांक क्या होता है, बढ़ता है घटता है, उस आधार पे हम इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं कि महंगाई कैसे हो रही है, किस दिशा में जा रही है। थोक कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो भाई ये जो चीजें अभी तक हम लोग कीमत के रूप में दे रहे थे, फुटकर
फुटकर के रूप में अभी जो हम लोगों ने देखा कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक था, फुटकर कीमत सूचकांक इसको कहते थे। अब ये क्या हो गया, एक उपभोक्ता पे न सीमित होकर एक सामान्य स्तर में क्या कीमतें हैं, एक सामान्य स्तर में थोक कीमत सूचकांक के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, फुटकर कीमत से थोक कीमत, जैसे आप जाएंगे, आप मोहल्ले की किसी दुकान में जाते हैं वहाँ का प्राइस, और फिर मंडी में जाते हैं या फिर आप मेन मार्केट में जाके लेते हैं थोक रूप में, थोक होलसेल के दुकान पे लेते हैं तो अलग प्राइस होगी। तो एक सामान्य स्तर में थोक कीमत सूचकांक क्या है, कीमत स्तर में एक सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को देखता है। यानी हम लिख सकते हैं सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को कौन नापता है, थोक कीमत सूचकांक। तो इसमें केवल उपभोक्ता की बात नहीं होगी, यहाँ पर सेवा की बात नहीं होगी कि जैसे कोई भी सेवा, डॉक्टर की सेवा या फिर कोई भी सेवा, तो यहाँ पर क्या बात होगी, एक सिंपली जो सामान्य रूप में जो उपभोग में की जा रही हैं चीजें, वो जैसे कि इसमें जो मदों को लिया गया है, प्रमुख समूह क्या किया गया है, प्राथमिक वस्तुएं इस तरह से बांटा गया है, एक होलसेल के रूप में, है ना, यानी इकट्ठा है। यहाँ प्राथमिक वस्तुएं ईंधन व शक्ति, विनिर्मित वस्तुओं को लिया गया है, समस्त वस्तुओं को लिया गया है। कौन सी समस्त वस्तुएं ये अलग से हो गई, तो इनको नाम दिया गया हेडलाइन मुद्रास्फीति, और यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स, खाद्य सूची, नहीं होलसेल में जो चीजें खाने की हैं। अब एक एक करके समझिए, प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, जो सीधे किसान के यहाँ से आती हैं, जैसे कपास हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, प्राथमिक वस्तुएं हैं। ठीक है, ईंधन और शक्ति आप समझ ही रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह, और ईंधन के रूप में जो भी चीजें, गैस है, एलपीजी गैस है। विनिर्मित वस्तुएं जो प्राथमिक वस्तुओं से बनती हैं, जैसे कि लकड़ी से बनता है क्या, फर्नीचर्स बनते हैं, या फिर लोहे, जो पिघला हुआ लोहा है या कच्चा लोहा है उससे कुछ लोहे का सामान, तो विनिर्मित वस्तुएं हो जाएंगी। समस्त वस्तुएं हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये क्या चीज होती है, समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर, यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, मुद्रा जो है वह सस्ती हो रही है और यहाँ पर ज्यादा लग रही है किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए, तो इसको हम कहते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, थोक मूल्य शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं, ये भी बात है। तो इसकी खाद्य सूची है, तो थोक मूल्य क्योंकि आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये सूची बनाने में, इसको बनाने में, इस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है वो आप समझे कि समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ समस्त वस्तुओं के मुद्रास्फीति को लेते हैं, किसी एक वस्तु नहीं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा ना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कि एक एक वस्तु ली गई, जैसे कि यहाँ कपड़े, जूते, आवास, ये सब लिया गया, पान, तंबाकू। तो यहाँ पर प्राथमिक, विनिर्मित, ईंधन व शक्ति एक बड़ी कैटेगरी में सबको बांटा गया है। तो इस तरह से थोक मूल्य सूचकांक बन जाता है। अब यहाँ भार कैसे दिया गया है, तो प्राथमिक को भार दिया गया है 22.62, ईंधन को दिया गया है 13.15, विनिर्मित वस्तुओं को 64.23, और मुद्रास्फीति जो है इसको 100 और 24.23। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग है। खाद्य वस्तुओं पे यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो खाद्य सूचियों पे, खाद्य वस्तुओं पे ज़्यादा जोर दे। कुछ होते हैं जो विनिर्मित वस्तुओं पे ज़्यादा जोर दे। जोर देने का मतलब ये है कि भाई थोक कीमत सूचकांक इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा देखा जाए या इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा देखा जाए, किस पर जोर दिया जाता है ना। और दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर ये कहा जा रहा है कि आधार वर्ष लिया गया है 2004-5, यानी कि ये बराबर 100 के हुआ, और यहाँ पर कहा जाए कि 2014 में 253 मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक 253 था। तो इसका क्या मतलब हुआ, 100 इससे माइनस करेंगे, यानी 153% की वृद्धि हुई
किस अवधि में? इस अवधि में, यहाँ से लेके यहाँ में 153% की वृद्धि हुई। क्योंकि आधार वर्ष हम 100 मानते हैं तो इसलिए इसको इसमें से घटा देते हैं और सारे प्रतिशत के रूप में ही माने जाते हैं। ओके, तो यहाँ कीमत मूल्य सूचकांक जो है थोक चीज़ों को लेता है, फुटकर नहीं लेता, उपभोक्ता वस्तुओं को नहीं, उपभोक्ता एक अकेले उपभोक्ता की बात नहीं होती है यहाँ पर पूरा का पूरा उपभोक्ता कीमत सूचकांक के विपरीत इसमें क्या होता है, उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है, इसमें एक सामान्य वस्तुएं, सामान्य चीजें ली जाती हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जैसा आपको नाम से भी लग रहा होगा, इसको इंग्लिश में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP कहते हैं। ठीक है, तो IIP से आपको यहाँ पे नाम से ही लग रहा होगा कि उत्पादन, यहाँ पे कीमत की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? उत्पादन की, यानी सीधे सीधे ये मात्रा से है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक में दोनों में कीमत है, लेकिन यहाँ क्या है, उत्पादन है यानी मात्रा। यह वह सूचकांक है जो मात्राओं को मापने का प्रयास करता है। अप्रैल 2017 इसका आधार वर्ष, इस समय इसका आधार वर्ष माना गया 2011-12, यानी ये 100 के बराबर मान लिया गया। और 2017 में तक में इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए, काफ़ी फ्लक्चुएशंस, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव रहा। क्यों रहा? क्योंकि यहाँ कीमत की बात नहीं हो रही थी, कीमत धीरे धीरे परिवर्तित होता है, ठीक है, लेकिन जो मात्रा होती है, जो मात्रा की बात करें तो ये जल्दी जल्दी परिवर्तित हो सकती है। इससे क्या इसका कारण होता है कि अनेक वस्तु का उत्पादन या तो बंद हो जाता है या फिर वो फैशन से आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं और महत्व नहीं रहता उनका, और अनेक वस्तुओं का विनिर्माण शुरू हो जाता है। तो एक की जगह दूसरी वस्तु, आप खुद सोचिए, आज जो चीजें फैशन में हैं वो आज से 2 साल पहले फैशन में नहीं थी, है ना। तो फैशन बदलता रहता है, नीड्स बदलती रहती है, इसलिए इसमें फ्लक्चुएशंस ज्यादा दिखाई देते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है औद्योगिक क्षेत्रकों तथा उप क्षेत्रकों के स्तर पर उपलब्ध होता है। तो उप क्षेत्रक क्या है, जैसे कि इसके शाखाओं के रूप में, ब्रांचेस के रूप में हम देख सकते हैं, खनन है, विनिर्माण है और विद्युत है मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे कोर उद्योग पे होता है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। तो इन 8 कोर को, ये जो 8 मैंने अभी बताए कौन कौन से, फिर से समझिए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, खाद्य, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, इन 8 कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सामूहिक भार, इन 8 का कितना भार है, 40.27 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोर इसको कहते हैं, कोर उद्योग। तो यहाँ पे क्षेत्र कौन कौन से हैं, खनिज, खनिज का जो है भार वो कितना दिया गया है, 14.4 दिया गया है। विनिर्माण का बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, 77.6, और विद्युत का जो है वो 8.0। ठीक है, सामान्य सूचकांक जो है इसका 100 है। तो इस तरीके से हम औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ज्ञात कर लेते हैं। उत्पाद के उपयोग के अनुसार भी उपलब्ध होता है, प्राथमिक वस्तु और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु। ठीक है, तो प्राथमिक यहाँ पे हमने जैसे इस तरीके से किया, और दूसरा तरीका इसका क्या है, प्राथमिक वस्तु, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु। तो यहाँ पर हम प्राथमिक वस्तु की बात करें, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु। ठीक, तो प्राथमिक वस्तु को जो है 34.1 का भार जो है वह दिया गया है, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु को 12.8 भार दिया गया है। बाकी और भी चीजें भार दी गई हैं अलग अलग छोटे छोटे कैटेगरी में करके, लेकिन इसका जो है सीधा सा मतलब आप समझिए, फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाफट, कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक जो होता है वह मात्रा को मापता है, मात्रा में उतार चढ़ाव का काम करता है या देखने का काम करता है। ठीक है, और इसका जो बेस ईयर है 2011-12 को रखा गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। इसको 3 भागों, खनन, विनिर्माण, विद्युत या प्राथमिक वस्तु और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में करके भार अलग अलग दिया जाता है। चौथा जो है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये है, और इसके बारे में 10th क्लास की वीडियो एक है, उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, कोशिश करूंगी।
तो SDI को आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि मानव विकास सूचकांक मानव के नीड्स और मानव के बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, इन सब चीज़ों को मिला करके बनता है। और बाकी डिटेलिंग आपको इसी वीडियो में मिलेगी। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें इसके लिए, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन आता है। अब पांचवा है सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? तो संवेदी सूचकांक, सेंसिटिव इंडेक्स, इसको मिला के सेंसेक्स बना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इसका अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सीधे सीधे ये जुड़ता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, पेपर में देखा होगा कि मुंबई में एक दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट जो है वहाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अब ये होता क्या है, ये सारी गणित है क्या? अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको लग रहा होगा ये सेंसेक्स कहाँ से आया, स्टॉक कहाँ से आया, एक्सचेंज क्या है, या फिर ये क्यों होता है। बाकी चीजें तो आप समझ रहे हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, बाकी जो चीजें अभी हमने पिछले सूचकांक में बताई। तो इसको समझने के लिए पहले एक नीचे के स्तर से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई भी उत्पादन हो रहा है हमारे देश में, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होना जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता डिमांड कर रहे हैं। ये जो उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कंपनी के द्वारा, ठीक है, फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा हो रहा है, फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा है। तो जैसे जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें कंपनियां लगी होती हैं, अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग कंपनियां लगी हुई हैं। अब देखिए, इन कंपनियों को किसकी जरूरत होती है? पूंजी की। ये पूंजी अपने जेब से तो नहीं लगाती, बल्कि ये क्या करती हैं, जो लाभ इनका होता है उसको वो पुनः लगा देती हैं। दूसरा, ये क्या करती हैं, एक तरीका अपनाती हैं, अपनी कंपनी के एक शेयर बनाती हैं। एक ये मान लो कागज होता है, वो क्या कहलाता है? शेयर, ठीक है। ये कंपनी इसको निर्गत करती हैं, बॉन्ड और शेयर को निर्गत करती हैं। अब ये क्या बला है भैया, शेयर और बॉन्ड ये क्यों निर्गत करती हैं? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये क्या करती हैं, बोलती हैं आप इनको, इन बॉन्ड्स को खरीदो कितने रुपए में? 10 रुपए में। मान लो 10 रुपए प्रति बॉन्ड है, तो आप चाहे जितना खरीदें, 10 रुपए में अगर आप इसको खरीदते हो तो मैं ये, जब हमारी कंपनी जो चीज बना रही है, मान लो कि जूता बना रही है, या कोई भी कंपनी जो अच्छी खासी चल रही हो, जूता बना रही है, या फिर कोई क्रीम का उत्पादन या किसी सोप का उत्पादन कर रही है, ये कहेगी कि जब हमारा उत्पादन बहुत बढ़ेगा, बहुत अच्छा जाएगा, तो ये जो है शेयर, हो सकता है कि आपको एक साल में 100 रुपए का, आप जब बेचे तो 100 रुपए आपको मिल जाए। तो यहां क्या होगा, एक आम आदमी इससे क्या हो जाता है? खुश हो जाता है ना। वो सोचता है क्यों ना इसे हम ले लें, ठीक। वो 10 रुपए में ले लिया। इसी तरह बहुत सारे उपभोक्ता बहुत सारे लोग लेते हैं, नागरिक लेते हैं। 10-10 रुपए इसके पास हो गया, तो इन्होंने क्या बना ली? पूंजी बना ली। इसको वो इस उत्पादन काम में लगा देते हैं, ठीक। इस उत्पादन काम में लगाते हैं, उसके बाद ये उत्पादन मान लो बहुत अच्छा बढ़ता है, तो वह कितना कमाते हैं? मान लो आपको 100 देना है, ये कमाते हैं 500। तो एक छोटे से, एक इकाई के स्तर में मैं आपको समझा रही हूं कि 100 देना है, इन्होंने 500 कमाया, और इनका खुद का लगा था 100, यानी कि 200, 500 माइनस 200, यानी कि इनको 300 का फायदा हुआ। 100 रुपए आपको दे के भी इनको 300 का फायदा हुआ, और 100 रुपए लगा कर भी। समझ रहे हैं बात को? तो यहां आपका फायदा 10 से 100 का है, इनका फायदा क्या है? इनका फायदा 100 से 500 का है। यानी इनको, ये अपने ज्यादा फायदे में थोड़ा फायदा आपको दे देते हैं, तो आप क्या करते हैं? इनका शेयर ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपने थोड़ा, आपका चेहरा तो अच्छे से बना दूं, है ना। आपने ये शेयर लिया, अब आप क्यों शेयर लेंगे इस कंपनी का? और भी कंपनियां हैं, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 3 है, कंपनी 4 है, कंपनी 5 है। आप क्यों लेंगे? कैसे सोचेंगे कि किस कंपनी का शेयर लिया जाए, ये बताइए। इसके लिए क्या आप कंपनी जाएंगे? भाई आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे? तो आपको जरूरत होगी एक ऐसी संस्था की, एक ऐसी सूचकांक की, जो आपको ये बताए कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेटर होगी, यानी कौन सी कंपनी अच्छी स्थिति में पिछले कई सालों से चल रही है या आगे कई सालों तक चलेगी। तो ये आपको कौन बताएगा? ये बताएगा संवेदी
सूचकांक। ये संवेदी सूचकांक में जो कंपनियां रजिस्टर की गई होती हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपनी प्रगति को, यहाँ सूचकांक उनके द्वारा उत्पादित चीजों, उनके द्वारा जो प्रगति है उसको लेकर के ये संवेदी सूचकांक बनता है। ठीक, तो यहां पे क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं, जैसे अभी 30 स्टॉक है, 30 स्टॉक का मतलब है कि इसमें स्टॉक बनाया गया है 30, और 13 क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के 13 क्षेत्रक से, जो मेन क्षेत्रक हैं उससे रिलेटेड कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। अर्थव्यवस्था के 13 क्षेत्रकों की कंपनियां जो है वो उत्पादन कर रही हैं, और उनका स्टॉक मिलाकर के यहाँ 30 स्टॉक बना है। उस 30 स्टॉक को एक आम आदमी देखता है यहाँ से, सेंसेक्स अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी अच्छी है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी जो है इसके शेयर भी मार्केट में है। तो इसके शेयर मार्केट में अगर बहुत बढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे भैया इसका शेयर ले लो, खरीद लो, ये भविष्य में और बढ़ेगा। तो ये आपको कहाँ से मालूम चला? संवेदी सूचकांक से। तो संवेदी सूचकांक जब अच्छा जाता है, यानी कि न्यूज में आपको देखने को मिलता है कि संवेदी सूचकांक बहुत अच्छी गति से बढ़ रहा है, यानी सारी कंपनियां अच्छा उत्पादन कर रही हैं, यानी कि देश आपका अच्छा प्रगति कर रहा है ना। यही कभी कभी आपने देखा होगा, कभी अगर देश में सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए या फिर ऐसी कोई चीज हो जाए, राजनीतिक उथल पुथल हो कि ये सरकार नहीं रहेगी, गिर जाएगी, तो कंपनियों को भी रहता है कि भैया पता नहीं हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ जाए, हमारी कंपनी न बंद करवा दे अगली सरकार। तो यहाँ क्या होता है, सेंसेक्स डाउन होने लगता है। सेंसेक्स जब डाउन होता है तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है, देश के लिए चिंता की बात, यानी कि संवेदी सूचकांक डाउन होने लगता है, यानी ये कंपनियां उत्पादन नहीं कर रही हैं, डरी हुई हैं, अभी अपने शेयर को रिलीज नहीं कर रही हैं, या निवेशक यानी हम और आप शेयर में अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये संवेदी सूचकांक की कथा है भाई, आपको समझ में आई होप कि आ गई होगी। और ये जो 30 स्टॉक है हमारे संवेदी सूचकांक में, 30 स्टॉक है और 13 क्षेत्रकों की कंपनियां यहां पर रजिस्टर्ड हैं। अब सीपीआई की बात करें, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो मजदूरी समझौता, आय नीति, कीमत नीति, किराया नियंत्रण, कराधान, इन सब में ये सहायक होता है। भाई सीधी सी बात है, ये हमारे कंज्यूमर की प्राइस इंडेक्स होती है, यानी कि क्रय शक्ति मापता है, कीमत पैसे या रुपए का मूल्य मापता है। तो मजदूरी, इन सब चीज़ों में, आय नीति में और टैक्सेशन में, इसमें ये सहायक होगा। इसी तरह से होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण, यानी कि ये एग्रीगेट जो बड़ी चीजें हैं उसको मापता है। राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण, परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करने में सहायक होता है। दूसरी तरफ जो WPI होता है वो मुद्रास्फीति यानी महंगाई को मापने में सहायक होता है, मुद्रास्फीति की दर कितनी है। ठीक है, तो और ये क्या होता है, क्रय शक्ति हुआ, और वास्तविक मजदूरी भी डिपेंड होती है क्रय शक्ति पे ही। क्रय शक्ति या वास्तविक मजदूरी, इन दोनों को ये जो होता है सीपीआई मापता है। मान लीजिए कि ये जो सीपीआई है वो 1982 आधार वर्ष मान लिया गया है, ये 1982 इतना है, और 2005 में ये अगर 526 हो जाए, ठीक है, 2005 में ये 526 हो जाए, तो यहाँ पर हम 1 रुपया, यानी 1 रुपया का अगर हम देखें, 1 रुपये का दाम कितना हो जाएगा, तो 100/526, यानी 1 रुपये में उस समय 1 रुपये की क्रय शक्ति पूरी थी, 100 थी। अब 1 रुपये की ये चीज़ आ गया, यानी कि 526 हो गया है, तो 1 रुपये की क्रय शक्ति कितनी होगी, तो 100/526 होगी, यानी कि 19 रुपये। समझ रहे हैं, यानी कि 1 रुपया जो है 2005 में 19 पैसे के बराबर होगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे रुपए का मूल्य क्या हो गया, यहाँ हम कह सकते हैं रुपए का मूल्य बहुत ही ज्यादा घट गया है, यानी जितने रुपए से उस समय काम चलता था उतने रुपए से अब काम नहीं चल रहा, उसका मूल्य ही घट गया है। तो 1982 में जो 1 रुपया था अब 19 पैसे के
बराबर हो गया है। तो भाई यहाँ के इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि उस समय जो लोग वेतन पाते थे, मान लीजिए 500 पर महीने पाते थे, अब वो 500 में काम नहीं चलेगा, अब उन्हें कम से कम 50,000 महीने देखना होगा, लेना होगा। इसी तरह वास्तविक मजदूरी भी हम करते हैं कि इसी से फिर वास्तविक मजदूरी आगे हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आज उपभोक्ता की मौद्रिक मजदूरी 10,000 रुपये है, तो वास्तविक मजदूरी कितनी हो जाएगी? देखिए, ये हमने बेस ईयर बनाया। अब उसके बाद हम वास्तविक मजदूरी की बात करें तो 10,000 रुपये गुणे 100/526 यानी कि 1901 रुपये। तो 1982 में 1901 रुपए की क्रय शक्ति उतनी ही थी जो जनवरी में 10,000 रुपए की है। ठीक है, तो 10,000 की जो 2005 में, ये कब की है? ये 2005 की क्रय शक्ति, और उस समय की क्रय शक्ति जो 1901 थी उसके बराबर होगी। तो यहाँ हम वास्तविक मजदूरी भी इससे निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। तो चैप्टर 8 सूचकांक इंडेक्स नंबर आपका खत्म होता है। ये फाइनल पार्ट था, पार्ट 2। आपने पार्ट 1 देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। और ये सूचकांक इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में होंगे, आई होप कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, या फिर कुछ पूछना हो, या फिर मुझे अप्रिसिएट करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं, आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही इजी स्टडी, इजी टीचिंग आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले लाइव क्लास में। गुड बाय एंड टेक केयर।